नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर अपने नाटक की में पार्टिसिपेट करने के लिए फरीदाबाद टू हिसार के लिए निकल गया। दोस्तों, यदि आपने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दे रखा है, आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको मेरी आगे आने वाली कहानी को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ सके। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था, जैसे कि मैंने बताया, मैं घर वालों से लड़ झगड़ कर हिसार के लिए निकल गया। अब हिसार में बस में खुश होता हुआ गया कि मैं अब जाकर अब अपने सभी दोस्तों से, अपने फरीदाबाद के सभी पार्टिसिपेंट के साथ मिलूंगा और मजे करूंगा और स्टेट लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। हिसार बस अड्डा रात को करीबन 11 बजे आ गया और मैं जैसे ही रात 11 बजे बस अड्डे से बाहर निकला, एक ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर की रात, 23 दिसंबर की रात काफी जबरदस्त ठंड थी। 23 दिसंबर 1995। वैसे मैंने कपड़े पहन रखे थे, कोट वोट, अंदर स्वेटर भी थी, इनर भी था, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी ठंड तो ठंड होती है। चारों तरफ कोहरा हुआ था, बस अड्डे की कुछ लाइटें जलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन मेरे दोस्तों, उस समय उतरते ही एक ही टारगेट था कि यहाँ पर जो यूथ फेस्टिवल का रिसेप्शन काउंटर बना हुआ है उसको ढूंढा जाए। दोस्तों, उसको ढूंढने के लिए मैं इधर उधर देखने लगा, बस अड्डे में भटकने लगा, आगे पीछे सब जगह पे बस अड्डे पर देखने लगा, आखिर वो रिसेप्शन काउंटर कहां पर बना हुआ है। लेकिन 10-15 मिनट तक ढूंढने पर भी मुझे वो रिसेप्शन काउंटर कहीं पर भी नजर नहीं आया। एक दो लोगों से पूछा भी जो बस अड्डे पर उस समय नजर आए मेरे को, उनसे पूछा भी, लेकिन सबने कहा पता नहीं भाई, हमें कौन सा रिसेप्शन काउंटर हमें नहीं पता, हम तो अभी आए या वहां जा रहे हैं। दोस्तों, काफी निराश हो गया। अरे ये रिसेप्शन काउंटर कहां चला गया? बिना रिसेप्शन काउंटर के मैं इतने बड़े शहर हिसार जैसे शहर में कहां ढूंढूंगा कि फरीदाबाद के जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं उनको कहां ठहराया गया और प्रोग्राम हिसार के अंदर किस जगह पर होना है, ये भी तो मुझे पता नहीं था। अब कहां ढूंढूं? कहीं पर भी वो मेरे को रिसेप्शन काउंटर नजर नहीं आ रहा था। ठंड थी, ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आता और 2 4 5 10 लोग ही नजर आ रहे थे जो इधर उधर आ जा रहे थे या दो बैठे हुए थे। तभी मैंने बस अड्डे पर एक चाय की दुकान देखी जो चाय और सिगरेट बेच रहा था। वहां एक लेडीज बैठी थी। उस समय बस अड्डों पर सिगरेट मिलना आसान बात थी। मैं उस चाय की दुकान पर गया, मैंने वहां पर एक लेडीज थी, मैंने उससे कहा आंटी, यहाँ पर ना ऐसे ऐसे बूथ बना हुआ था युवा उत्सव महोत्सव का, आपने देखा वो कहां पर बना हुआ था? वो स्टॉल सी लगी हुई थी। तो उस चाय वाली ने कहा हाँ लगी तो हुई थी, लेकिन शाम को 8 साढ़े 8 बजे के करीब यहाँ पर से ये उखाड़ कर ले गए। मैंने कहा उखाड़ कर ले गए? उखाड़ कर कहाँ ले गए? बोली भाई मुझे नहीं पता उखाड़ के कहाँ ले गए, लेकिन मैंने देखा कि सुबह से लगी हुई थी, शाम को 8 साढ़े 8 9 बजे के तकरीबन होगा टाइम, ये वहां सामने लगी हुई थी, वहां से उखाड़ कर वो चले गए। मैंने कहा पता है आपको कहाँ चले गए? बोली मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको पता है यहाँ पर स्टेट लेवल का यूथ फेस्टिवल हो रहा है, युवा महोत्सव हो रहा है, जहाँ पर पूरे हरियाणा से लड़के लड़कियां आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, वो कहाँ हो रहा है? तो चाय वाली बोली बेटा मुझे नहीं पता। खैर दोस्तों, मैं वहां पर खड़े हुए या 2 4 जो भी नजर आ रहा था उनसे पूछ रहा था कि आपको पता है ये यूथ फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? अरे कोई बता दे ताकि मैं वहां यूथ फेस्टिवल वाली जगह तक तो पहुंच सकूं। तो दोस्तों, दूसरी बात, मेरी जेब में तो मात्र 10 रुपए ही थे, लेकिन लोग बात किसी को कुछ नहीं पता था। सब कहने लगे हमें नहीं पता कि कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। बस एक आध ने और बताया कि यहाँ पर काउंटर लगा हुआ था, रिसेप्शन बूथ लगा हुआ था यूथ फेस्टिवल वालों का, लेकिन वो रात के 8:30 9 बजे के करीब यहाँ से उखाड़ लिया गया। क्यों उखाड़ लिया गया ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, अब हालात खराब थे, ठंड लग रही थी, ऊपर से समझ नहीं आ रहा था। मैं उस समय सिगरेट पीने का भी आदी था, सिगरेट की तलब भी लग रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं कि आखिर इतना बड़ा यूथ फेस्टिवल हो रहा है स्टेट लेवल का, कोई कुछ नहीं जानता। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, और रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। 1 घंटा हो चुका था मुझे वहां पर भटकते हुए, लोगों से पूछते हुए कि कहां हो रहा है यूथ फेस्टिवल, कहां है, फरीदाबाद से लोग आए हैं, वो कहां ठहरे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ी देर बाद मुझे एक सरदार जी आते नजर आए, शायद पढ़े लिखे थे और जवान से थे, मेरी तरह उस समय अभी मैं भी जवान था। मैंने सरदार जी को रोका, मैं कहा सरदार जी एक बात पूछूं? तो सरदार जी ने बोला हाँ जी।
मैंने कहा सरदार जी आपको पता है यहाँ पर हरियाणा लेवल का, स्टेट लेवल का यूथ फेस्टिवल हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? तो सरदार जी ने मेरी तरफ देखा बड़े ध्यान से और बोले भाई हिसार के अंदर अब कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, और जो भी प्रोग्राम हो रहा था वो सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। मैंने कहा सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं? वो क्यों? हमारा यूथ फेस्टिवल भी कैंसिल हो गया। तब सरदार जी ने कहा भाई मैंने कहा ना सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। मैंने कहा यार कैंसिल कैसे हो गए, क्यों हो गए, आपको कुछ पता है कि ये प्रोग्राम कैंसिल क्यों हो गए? तो सरदार जी ने बोला भाई देख तुम्हारा यूथ फेस्टिवल में मैं कह सकता हूं कि गारंटेड है कैंसिल हो गया होगा, लेकिन कहां हो रहा है ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यहाँ पर गुरदास मान नाइट को अटेंड करने आया था। आज हिसार के अंदर गुरदास मान नाइट थी जो रात को 8 बजे शुरू होनी थी और पूरी रात चलनी थी। वो गुरदास मान नाइट भी कैंसिल हो गई। गुरदास मान नाइट भी कैंसिल हो गई, वो भला क्यों? तब सरदार जी ने मुझे बताया आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं मुझे क्या पता। कह रहा इतनी बड़ी खबर है आपको नहीं पता? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैं तो फरीदाबाद से ऐसे बस में आया हूँ और यहाँ हिसार में मेरा प्रोग्राम था उसको अटेंड करने आया हूँ, लेकिन यहाँ रिसेप्शन काउंटर भी गायब है। कह रहे अरे इतनी बड़ी घटना हो गई। आज सिरसा में मंडी डबवाली के अंदर डीएवी स्कूल के अंदर यूथ फेस्टिवल यानी कि उनका एनुअल फंक्शन था। उस एनुअल फंक्शन में शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से या पता नहीं किसी वजह से उस डीएवी स्कूल के फंक्शन के दौरान आग लग गई और उस आग में तकरीबन 400 लोग जिसमें 200 से ऊपर बच्चे जलकर मर गए। इतनी बड़ी घटना हो गई हरियाणा में, 400 लोग मर गए मंडी डबवाली में डीएवी स्कूल में आग लगने की वजह से। इसी वजह से पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी कल्चरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी वो सभी की सभी को कैंसिल कर दिया गया। अब 7 दिन तक हरियाणा स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा उनकी शौक की वजह से। इतना बड़ा जो हादसा हो गया। दोस्तों आप गूगल पे सर्च कर लेना, 23 दिसंबर 1995 को डीएवी स्कूल मंडी डबवाली सिरसा के अंदर आग लग गई थी, जहां पर डीएवी स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था। उस एनुअल फंक्शन के में तकरीबन 400 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों वो हादसा और यूथ फेस्टिवल का कैंसिल होना, सरदार जी के गुरदास में नाइट वो भी कैंसिल। ये कहते हुए सरदार जी तो चले गए, लेकिन अब मेरा क्या होगा? कैंसिल हो गई, यानी कि यूथ फेस्टिवल भी कैंसिल हो गया, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अरे भाई मैं फरीदाबाद कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो मात्र 10 रुपए बचे हुए हैं। अब 10 रुपए में कैसे जाऊंगा? हिसार टू दिल्ली 40 रुपए टिकट, दिल्ली टू फरीदाबाद 10 रुपए टिकट, 50 रुपए चाहिए, मेरे पास 10 रुपए बचे हुए। इन 10 रुपए में मैं फरीदाबाद तक कैसे पहुंचूंगा? दोस्तों अब मेरी हालत बहुत ही जबरदस्त खराब थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठंड लग रही, ऊपर से कोहरा, और इस बस अड्डे पे जहां अब गिनती के 1-2 लोग ही नजर आ रहे थे। 12 सवा 12 बजे का वक्त हो चुका था। अब मुझे समझ में आ चुका था कि रिसेप्शन काउंटर क्यों उखाड़ लिया गया, क्योंकि प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। तो वो क्या करेंगे? दिमाग में ये भी आ रहा था कि फरीदाबाद से जो हमारे टीम आई हुई है वो वापस फरीदाबाद तो नहीं चली गई। अब किसी को क्या पूछूं? किसी को कुछ पता नहीं था कि फरीदाबाद की टीम यहाँ पर है या वापस चली गई। अगर है तो कहां ठहरी है पता नहीं। 10 रुपए मात्र जेब में। तभी दोस्तों अब क्या कि 10 रुपए में क्या करूंगा? सामने वो चाय वाली आंटी बैठी थी। मैंने उस आंटी से कहा एक चाय बना दो। 2 रुपए की चाय थी, मैंने चाय पी। एक सिगरेट ली और सिगरेट पी। 2 रुपए की सिगरेट थी। अब 4 रुपए खर्च हो चुके थे 10 रुपए में से। 6 रुपए मात्र मेरी जेब में बचे हुए। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस अड्डे पे बैठ के क्या करूंगा? वापसी जाने का किराया नहीं, और इतनी लंबी लिफ्ट फरीदाबाद तक लूंगा कैसे? और सुबह, अब तो रात हो रही है, सुबह की सुबह देखूंगा या लोगों से भीख मांगू? दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग आपको मिल जाते हैं कि भाई हम यहाँ पर आ गए, हमारे पास वापस जाने का भाई साहब किराया नहीं है, आप हमें 10 रुपए 20 रुपए दे दीजिए। तो आप लोग अक्सर हम लोग उन्हें धुतकार देते हैं कि ये तो इनका रोज का पेशा है, भीख मांगते हैं। दोस्तों मेरे दिमाग में भी उस समय यही आया कि मैं लोगों से क्या सुबह 10 रुपए 20 रुपए 5 रुपए भीख मांगूंगा और उनके सामने वैसे ही गिड़गिड़ाऊंगा। तो शायद वो लोग ठीक थे, वो भी मेरी तरह बिना पैसों के किसी दूसरे शहर में भटक गए थे।
अब उनके पास जाने के पैसे नहीं, तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। दोस्तों, भीख मांगना ये तो मेरी फितरत में नहीं है। मैं भीख कैसे मांग सकता हूँ? मैं पढ़ा लिखा लड़का भीख कैसे मांग सकता हूँ? मेहनत कर लूंगा, लेकिन कौन कौन काम देगा? क्या काम कर लेगा? बोझा उठाएगा? समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। 6 रुपए मात्र जेब में थे, उसकी भी मैंने 3 सिगरेट ले ली। मैंने कहा ना से बिल्कुल ही खत्म, जो होगा सुबह देखा जाएगा। अब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं बचा था। मैं ठन ठन गोपाल था, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं। 6 रुपए की भी मैंने सिगरेट ले ली और वहां बस अड्डे पर तीनों की तीनों पी गया। एक चाय और तकरीबन 4 सिगरेट पीकर मैंने अपने 10 रुपए भी खत्म कर दिए। अब दोस्तों मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं और मैं बस अड्डे पर बैठा। 1-2 लोगों ने मेरी तकलीफ जानी और उन्होंने मेरे को कहा, भाई साहब यहाँ रात को काटने की जरूरत नहीं है, आप सामने बस अड्डे के बाहर निकलिए, वहाँ छोटे छोटे गेस्ट हाउस हैं, आपको 50-100 रुपए में कमरा मिल जाएगा, रात काट लीजिए, सुबह आपको दिल्ली की बस मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों उन लोगों को कौन बताता कि मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं गेस्ट हाउस में क्या मैं वापसी कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठंड होती जा रही थी, कोहरा बढ़ता जा रहा था। दोस्तों मैंने कंधे पर बैग टांगा और बस अड्डे से बाहर निकल गया। सोचा चलो अब किसी तरह से रात तो काटनी है, सुबह जो होगा देखा जाएगा। मैं बस अड्डे से टहलता हुआ बाहर निकला और बस के अड्डे के बाहर भी सब कुछ सुनसान था, कोहरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं एक सड़क पर यूं ही चलने लगा। थोड़ा सा आगे ही गया था बस अड्डे से, तो वहां एक चौक पे मैंने देखा एक चौराया, 4 रास्ता, सर्कल, जो भी कह लीजिए, वहां पर एक चाय की रेड़ी खड़ी है और उस रेड़ी के पास में कुछ लोग आग जलाकर हाथ ताप रहे थे। मतलब इतनी सर्दी है तो समझ में आ रहा था कि हाँ भाई लोग 4-5 लोग बैठे हुए आग का मजा ले रहे हैं। मैंने कहा चलो मेरे को भी ठंड लग रही है, मैं भी उस जाकर उस आग का मजा लूं, थोड़ी देर वहां पर खड़ा हो जाता हूं। दोस्तों मैं उस चौराहे की तरफ चला गया जहां पर लोग हाथ ताप रहे थे। तो मैंने देखा जो 4-5 लोग हाथ ताप रहे थे असल में वो पुलिस वाले थे। मैं भी वहां जाकर हाथ तापने लगा। पुलिस वालों ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने सोचा कोई यात्री है जिसने बैग टांग रखा है, बस अड्डे से आया है, ठंड लग रही होगी तो हाथ तापने लगा। लेकिन मैंने पुलिस वालों को देखने के बाद एक बात सोची। मैं कहा यूथ फेस्टिवल, इतना बड़ा हरियाणा स्टेट का यूथ फेस्टिवल हो रहा है, इन पुलिस वालों को उसके बारे में जरूर जानकारी होगी। शायद इनमें से किसी ना किसी की ड्यूटी लगी होगी। भाई पूरे हरियाणा से लड़के लड़कियां आ रहे हैं, तो इन पुलिस वालों की किसी ना किसी की ड्यूटी होती है या किसी दोस्त की होती है, तो इन्हें खबर होती है। शायद ये लोग यूथ फेस्टिवल के बारे में जानते होंगे। तब मेरे सामने बैठे हुए एक पुलिस वाले से मैंने कहा, सर एक बात पूछूं? उस पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ भाई क्या बात है? मैंने कहा सर आपको पता है यहाँ पर हरियाणा स्टेट का यूथ फेस्टिवल हो रहा है, आपको पता है वो कहाँ पर हो रहा है? उस पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई मन में कौन फेरो, यानी कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा सर, कह रहा भाई मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है। तभी एक दूसरा पुलिस वाला एकदम अचानक बोल पड़ा, अरे भाई मुझे पता है कहाँ हो रहा है। अब जैसे ही उसने बोला ना भाई मुझे पता कहाँ हो रहा है, मेरे में अंदर उमंगे जाग गई। मैं फटाफट उसके पास गया और मैंने पूछा, भाई कहाँ हो रहा है? तब उसने कहा, भाई ये हिसार के अंदर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है। इतना मुझे मालूम है, उस इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में ये 24 तारीख से प्रोग्राम शुरू होना था, लेकिन भाई वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो चुका है। मैं कहा भाई मुझे मालूम है कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम या इंदिरा गांधी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है? बोला यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर हो, 4-1 किलोमीटर दूर है। मैंने कहा अच्छा आपको पता है कि फरीदाबाद से जो लड़के लड़कियां, फरीदाबाद की जो टीम आई है वो कहाँ ठहरी है? तब उस पुलिस वाले ने मुझसे कहा, भाई मुझे इतना पता है कि ये प्रोग्राम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में कल से होना था, लेकिन अब कैंसिल हो चुका है। लेकिन ये नहीं पता कि फरीदाबाद से आए जितने भी लड़के लड़कियां हैं वो कहां पर ठहरे हैं। ये तो भाई तेरे को वहां जाकर भी पता चलेगा। तब मेरे को उसने बताया कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बस अड्डे से करीब 4 किलोमीटर दूर है। तब मेरे अंदर कुछ उम्मीद जाग गई कि चलो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जाए, ऑडिटोरियम तक पहुंचा जाए, फिर वहां पर देखेंगे शायद उसके आसपास ही कहीं वो फरीदाबाद की टीम ठहरी हो। तब मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि मैं वहां तक कैसे जा सकता हूँ? तब वहां पर शायद 2 स्टार वाला एक एसएचओ टाइप इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। तब उसने मेरे से कहा, भाई एक काम कर, यहाँ से ऑटो पकड़
और ऑटो तेरे को इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके गेट तक छोड़ देगा। मैंने कहा जी ठीक है, ऑटो कर लूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, ऑटो कैसे कर लूँ। खैर मैं चुपचाप जाके उस पुलिस वाले के बेंच पे बैठ गया। वो बेंच पे बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मैं एक बात बोलूँ? तब उस पुलिस वाले ने कहा हाँ भाई बोल। मैंने कहा सर एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब पैसे नहीं है? मैंने कहा हाँ जी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ, दिल्ली ISBT में मैं पैसे निकाल रहा था बस की टिकट लेने के लिए, हिसार की बस पकड़ने के लिए। वहाँ शायद पता नहीं किसी ने चोरी कर ली है या मेरे से गिर गए। दोस्तों ये बात सुनी थी कि इस पुलिस वाले ने को कहा अरे 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 तू बैठा रहे, पैसे चोरी हो गए, तूने कुछ खाना वाना खाया है? मैं कहा हाँ जी, मम्मी ने मेरे को पैक करके दिया था, मैंने रास्ते में बस में खाना खा लिया। तब उस पुलिस वाले ने कहा ये होता है माँ का प्यार, माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अपने साथ वाले पुलिस वालों को ही बता रहा था वो। देखा, एक माँ ने अपने बच्चे के लिए खाना बना के दिया, बच्चे ने खाना खाया। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, पैसे गिर गए कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को यूनिवर्सिटी तक जाना है ना, हम पहुंचा के देते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाएगा ना? मैं कहा जी आप ही कह रहे हो, वहाँ होना था प्रोग्राम, ठीक है, अभी कोई ना कोई ऑटो वाला यहाँ से निकलेगा तो वो तेरे को बैठा के ले जाएगा और उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, हम दे देंगे पैसे। मैं कही अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस वाले को बोला बहुत बहुत थैंक यू। ये वो बोला खाना तो तूने खा लिया, चल एक काम कर चाय पी। मैं कहा नहीं अंकल जी मुझे चाय नहीं चाहिए। बोला बेटा चाय पी, अभी जब तक ऑटो वाला आएगा तब तक तू चाय पी, ठंड हो रही है वैसे। तो वहाँ जो रेडी खड़ी थी चाय की, उसने उससे कहा एक कप चाय दे इसे। उस रेडी वाले ने मुझे एक कप चाय दी और पुलिस वाले ने कहा एक मट्ठी भी दे दे। तो दोस्तों एक मट्ठी भी उसने चाय वाले ने मुझे दी। मैंने चाय पी और मट्ठी। लेकिन अब मेरा ध्यान तो बाहर सड़क की तरफ था कि कोई ऑटो वाला जाए और ये पुलिस वाले मुझे उस पर बैठाएं और मेरे को ये ऑटो वाला इंदिरा गांधी को हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ दे। दोस्तों एक एक मिनट काफी लंबा होता है। चाय खत्म हो चुकी थी, मट्ठी खत्म हो चुकी थी, लेकिन कोई भी ऑटो वाला उस रोड से नहीं निकला। आग जल रही थी, हाथ ताप रहे थे, पुलिस वाले भी बेचैन हो गए कि अभी तक कोई ऑटो वाला नहीं आया। तब एक दो आपस में बात करने लगे, इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में कौन ऑटो वाला निकलेगा, और वैसे भी इस समय रात को कोई बस तो है नहीं, अब बस सुबह 6-7 बजे चलेंगी या आएंगी जाएंगी, तभी ये ऑटो वाले आएंगे। सब आराम कर रहे हैं साहब, इतनी ठंड में कौन निकलता है छोड़ के, इस लड़के को छोड़कर। अब मेरी तरफ देख के टोंट भी मारी, लेकिन वो लोग मेरे भलाई भी कर रहे थे। मुझे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुंचाने के लिए वो भी बेचैन थे। समय कम था लेकिन फिर भी मेरे को बहुत बड़ा समय लग रहा था, लेकिन कोई ऑटो वाला वहां से नहीं निकला। तभी एक आदमी वहां पर एक साइकिल से आया, लेडीज साइकिल पे। हाँ जी, लेडीज साइकिल से वहां पर आया। उसने साइकिल स्टैंड पर खड़ी की और पुलिस वालों को कहा नमस्कार जी नमस्कार। पुलिस वालों ने उस साइकिल वाले को देखा और बोला अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है डॉक्टर साहब। ये कह के पुलिस वालों ने उस आदमी से हाथ मिलाया। मैंने भी उस आदमी को देखा, मैं कहा शायद कोई डॉक्टर है। तो एक पुलिस वाले ने उस डॉक्टर से कहा अरे डॉक्टर साहब इतनी रात को साइकिल पर। तब डॉक्टर ने कहा अरे भाई क्या करूं, सिगरेट की तलब लग रही थी और मुझे मालूम था कि सिगरेट बस अड्डे के पास इसी रेडी पर मिलेगी और बस अड्डे पर मिल सकती है, इसलिए सिगरेट लेने आया हूं। और गाड़ी अगर घर से निकालता तो बच्चे जाग जाते कि वो बोलते अरे पापा इतनी रात को कहां गाड़ी निकाल के जा रहे हो। इसलिए बेटी की साइकिल निकाली और चुपचाप साइकिल चलाता हुआ बस अड्डे पर आ गया हूं सिगरेट लेने। दोस्तों उस डॉक्टर ने उसी रेडी वाले से एक पैकेट सिगरेट का लिया, शायद रेड एंड व्हाइट का पैकेट था। रेड एंड व्हाइट का पैकेट लिया और सिगरेट सुलगा के उन्हीं पुलिस वालों के साथ में पास में बैठ गया। तभी एक पुलिस वाले ने कहा डॉक्टर साहब अब आप कहाँ जाओगे। तो डॉक्टर ने कहा अरे भाई अब क्या वापस यूनिवर्सिटी जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना आप। तब उसने कहा हाँ जी मैं वापस यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तब पुलिस वाले ने कहा डॉक्टर साहब ये लड़का है फरीदाबाद से आया है, पैसे खो गए इसके, अब इसे यूनिवर्सिटी जाना है, इसका यूथ फेस्टिवल का कोई प्रोग्राम है कल इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में, इस लड़के को यूनिवर्सिटी तक छोड़ दोगे, यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ देना। तब उस पुलिस वाले ने मेरे को देखा, बोला कि भाई साइकिल पे चला जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल चला जाऊंगा जी, क्यों नहीं जाऊंगा, हाँ जी चला जाऊंगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है बेटा साइकिल है, चल मेरे साथ, मैं तेरे को यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ देता हूँ। अब दोस्तों मैं उस पुलिस वालों को धन्यवाद करता हुआ उस डॉक्टर के साथ चल दिया। डॉक्टर ने मेरे को कहा चल बेटा पीछे साइकिल के बैठ जा। मैंने देखा डॉक्टर की उम्र 50-55 के करीब होगी। मैं कहा नहीं अंकल जी आप पीछे बैठिए, मैं साइकिल चलाता हूँ। दोस्तों उस समय जरूरत मेरी थी और मैं जवान आदमी था, एक बुजुर्ग आदमी से साइकिल कैसे चलवाता। अब डॉक्टर साहब पीछे बैठ गए और मैं साइकिल चलाता हुआ चलने लगा।
और वो डॉक्टर साहब पीछे बैठे आराम से सिगरेट पीते जा रहे थे और मुझे बताते जा रहे थे, बेटा पैसे खो गए हैं, कोई टेंशन मत ले, सुबह होगी, लोगों से थोड़ा सा 5-5, 10-10 रुपए, 2-2 रुपए करके इकट्ठे कर लियो, तेरे को वापस जाने का किराया हो जाएगा। मैं उसको ये सोच रहा था कि मैंने कहा अंकल जी, दिल में उससे नहीं बोला कि यार तुम इतनी बातें कर रहे हो, तुम मुझे ही दे दो 50-100 रुपए, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाया। लेकिन उसने उससे पहले बोला, बेटा मैं अपने घर से मात्र ये 15-20 रुपए लेके आया था जो सिगरेट की डिब्बी के ही थे, और मैंने इसके पैकेट ले लिया, अब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं तेरे को दे देता। और दूसरी बात बताऊं बेटा, इतनी रात को मुझे मालूम है कि ठंड हो रही है, मैं तुझे अपने घर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर घर ले गया तो मेरे बीवी बच्चे कहेंगे, अरे पापा इतनी रात में किस आदमी को पकड़ लाए, किस अनजान आदमी को पकड़ लाए, तो बेटा मैं तेरे को अपने घर भी नहीं ले जा सकता। सॉरी बेटा, ना पैसे दे सकता हूँ, ना तेरे को मैं अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन तेरी मैं मदद जरूर करूंगा। मैंने सोचा पैसे नहीं दे रहा, रात को ठहरा नहीं, अपने घर नहीं ले जा रहा, मदद क्या करेगा यार। खैर यूनिवर्सिटी के गेट तक तो पहुंचो, यूनिवर्सिटी में कहीं आसपास बैठ के रात काटेंगे और सुबह देखेंगे क्या करना है, शायद कोई लड़के लड़कियां गए। हाँ दोस्तों, एक बात बताना मैं भूल गया, उन पुलिस वालों ने मुझे बताया था कि फरीदाबाद की टीम या कोई भी हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट से आई टीम अभी वापस नहीं गई, सभी के सभी टीमें हिसार में हैं और वो कल सुबह जाएंगी। ये मेरे लिए एक उम्मीद की किरण थी कि मैं फरीदाबाद के अपनी टीम से मिल सकूंगा। तब दोस्तों अब वो मेरे को लेके जा रहा था साइकिल पे और वो यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंच गया। उसने कहा बस यही है यूनिवर्सिटी का गेट। मैं भी साइकिल से उतर गया। तब उसने वहां यूनिवर्सिटी के गेट के चौकीदार को उठाया, उससे कहा कि गेट ओपन कर दे। उसने गेट खोला और उसने चौकीदार से भी 5-6 बीड़ी मांगी, क्योंकि वो एक पैकेट सिगरेट का रास्ते में पी चुका था। अब पैदल पैदल वो मेरे को अंदर लेके चला, बोला मैं तेरे को एक कमरा दिला रहा हूँ, यहाँ हॉस्टल का कमरा है, वहां रात काट, सुबह की सुबह देखियो, मैं घर नहीं ले जा सकता। दोस्तों उसने मेरे को एक हॉस्टल की तरफ ले गया और बताया कि देख सामने इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम है और उसी के जस्ट सामने कुछ कमरे बने हुए थे। एक दरवाजा, एक गेट खटखटाया, वहां से एक आदमी निकला। उसने कहा अरे डॉक्टर साहब, रात को करीब 2 बजे का टाइम होगा। 2 बजे डॉक्टर साहब, इतनी रात को? बोला डॉक्टर ने बोला यार सिगरेट की तलब लग रही थी, ऐसे बट सट गया, यहाँ ये लड़का मिल गया, इसके पास पैसे हो गए, पुलिस वालों ने मेरे साथ भेजा है, तो एक काम कर, इसको रात को सोने के लिए जगह दे दे, बगल वाला कमरा खाली है ना, वो कमरा दे दे, ये सुबह उठ के चला जाएगा अपने जो भी दोस्तों के। तो उसने उस आदमी ने बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाबी दे देता हूँ, लेकिन मैं सुबह 5 बजे ना चंडीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। तो मेरे को बोला देख भाई ऐसा है, ये कमरे में आराम से सो, सुबह 5 बजे, सुबह जब भी 7-8 बजे तेरी नींद खुले, ताला लगा के चाबी मेरे इस कमरे के गेट के नीचे से कर दियो। मैंने कहा ठीक है, और सुबह तेरे को एक लड़का चाय भी दे जाएगा। दोस्तों वो आदमी ने दरवाजा खोला, मुझे कमरा दिया। कमरे में हीटर था, एक फोल्डिंग था, बेडशीट थी और रजाई थी, मतलब कि पूरे ठंड में सोने का जुगाड़ था। अब मैं रात को वहां पर कपड़े बदल कर आराम से सो गया। थोड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई, लेकिन बाद में नींद आ गई। लेकिन दोस्तों उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब अंत में मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं वापस अपने घर तक पैदल आया, लिफ्ट मांग के आया, या लोगों से उधार मांग के पैसे आया? मेरे साथ आखिर हुआ क्या? मैं आपको अपने इस वीडियो के अगले भाग में ये सब बातें बताऊंगा। तब तक दोस्तों इंतजार कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, पहली वीडियो या बाद की वीडियो, सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। धन्यवाद।